Welcome to SK Journey, and let's start our lecture number 11, Positivism and its Critique. स्टार्ट करने से पहले इसको देखो, ये पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक। अभी हम पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक करेंगे, और जो मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स हैं, जैसे फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी और आपका फंक्शनलिज्म, क्रिटिकल थ्योरी जिसमें मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म आएगा, ये हम नॉन पॉजिटिव फिलोसफी के मेथोडोलॉजीज के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम मर्ज करके करेंगे, और इसका कुछ पॉइंट्स जो हैं ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के, वो इस वाले चैप्टर में आएंगे। ठीक है, तो सब कुछ कवर होगा। मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से करवा रही हूँ, तो आप बस उसको फॉलो करोगे। ठीक है, और लास्ट में हम फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी करेंगे। तो फिलहाल अभी हम पॉजिटिविज्म और उसके क्रिटिक के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पीवाईक्यूज देखते हैं। तो पीवाईक्यू में क्या आया है, पॉजिटिविज्म से रिलेटेड। हाउ फार आर सोशियोलॉजिस्ट जस्टिफाइड इन यूजिंग पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी? एक्सप्लेन विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। क्रिटिकली एग्जामिन द पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म के कंपेयर में आ रखा है, पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटेटिव के कंपैरिजन में आ रखा है। वो जब मैं आपको थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स करवा दूंगी, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज करवा दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो। ठीक है, तो अभी फिलहाल इससे जो हम अभी पॉजिटिविज्म और क्रिटिक देखेंगे, उसके हिसाब से सिर्फ ये दो क्वेश्चंस बैठते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ दो डाले हैं। ओके, चलो। तो सबसे पहले तो ये आपको मैं समझाती हूँ कि ये किस तरीके से है, मैक्रो, माइक्रो। अब नॉन पॉजिटिविस्ट और एंटी पॉजिटिविस्ट जो हैं ये एक भी माने जाते हैं, लेकिन मैं इसको आपको अलग अलग करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि ये दोनों अलग अलग जगह पर अप्लाई होंगे। ठीक है, एक साथ हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको समझो, एंड देन विल स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो मैक्रो में पॉजिटिविस्ट आता है और उसके सपोर्टर्स हैं आपका सेन साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर। ये कुछ थिंकर्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। अगस्त कॉम्ट। हम यहाँ पे मार्क्स भी डाल सकते हैं, और मार्क्स पार्टली पॉजिटिविस्ट हम इसको कहेंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी ये पार्टली पॉजिटिविस्ट क्यों है। ठीक है, देन इज डर्कहाइम और आर्के मोटन। तो आपको याद रखना है कि ये थिंकर्स पॉजिटिविस्ट से रिलेटेड हैं, और जब भी पॉजिटिविस्ट के बारे में आएगा तो आपको इनको मेंशन करना ही करना है। मार्क्स भले ही पार्टली पॉजिटिविस्ट है, लेकिन ये भी आपको मेंशन करना है। अभी मैं बताऊंगी कि वो पार्टली पॉजिटिविस्ट है, कहीं पे हम उनका नॉन पॉजिटिविस्ट और रेवोल्यूशनरी फेज देखते हैं। विल सी दिस इन डिटेल। ओके, व्हेन कम्स टू नॉन पॉजिटिविस्ट, यहाँ पर आप सिर्फ मैक्स वेबर को डालेंगे, और इनकी अप्रोच है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। फिर यहाँ पर आप फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, यहाँ पे आप फेमिनिज्म, क्रिटिकल थ्योरी, ड्रामेटोलॉजी, ये सारी चीजें डालेंगे। अब ये वाला पोर्शन है, ये हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में, इस चैप्टर में वीडियोस लाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें हर एक चीज बहुत डिटेल से मेरे को करना पड़ रहा है। ठीक है, अब फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेटोलॉजी के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मैं आपको पढ़ाऊं क्या पहले, जो आपको बाकी सारी चीजें समझने में आसान हो। तो फिर मैं उस कंक्लूजन पे आई कि पहले मैं पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिक कराऊंगी, और बाकी बी पार्ट और आपका ये जो ई पार्ट है इसको साथ में कराऊंगी। अब इसमें बहुत छोटी छोटी ये है, अप्रोचेस हैं, छोटे छोटे पर्सपेक्टिव्स हैं, तो इनमें भी बहुत माइनर डिफरेंसेस है जो मुझे आपको करवाने हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, बट चिंता मत करो, एक बार ये हो जाएगा, आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस चैप्टर यूनिट 4 तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा,
क्योंकि यूनिट 4 तक अच्छे से कराने दो मेरे को, हर एक चीज बहुत डिटेल में करा रही हूँ। ये अगर आप लोग समझ जाओगे ना तो यूनिट 5 से फिर कुछ नहीं है, बस यूनिट 4 तक है जो है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है माइक्रो वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम पॉजिटिविस्ट वाला देखेंगे। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। इसके बीच में भी मैं डिफरेंस भी नहीं बता रही हूँ कि नॉन पॉजिटिविस्ट एंटी पॉजिटिव क्यों है, अभी मैं कुछ नहीं, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिविज्म बता रही हूँ। तो इस पे फोकस करो, ठीक है, इस पे ध्यान मत दो। चलो, तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की, तो पॉजिटिविज्म क्या बोलता है? पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या है कि सोसाइटी को साइंटिफिक मेथड से पढ़ना, सेम एज वी डू इन नेचुरल साइंसेस। यहाँ पर ये रैशनलिज्म की बात करता है। रैशनलिज्म मतलब लॉजिकल थिंकिंग। ये अप्रोच आपका एम्पिरिकल मेथड अप्लाई करने के लिए बोलता है टू स्टडी सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। एम्पिरिकल मेथड मतलब डाटा एनालिसिस के थ्रू आप किसी भी कंक्लूजन में आओ। ऑब्जेक्टिवली चीजों को ऑब्जर्व करो, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीज है इसमें, ये यूनिटी ऑफ मेथड पे बिलीव करता है। तो ये बेसिक है कि पॉजिटिविस्ट है क्या, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्ट अप्रोच है क्या। तो सोसाइटी को साइंटिफिक मेथड की तरह पढ़ना है, रैशनलिटी लानी है, एम्पिरिकल मेथड अप्लाई करने हैं, यही पॉजिटिविज्म बोलता है। ठीक है, अब अजम्पशंस देखते हैं हम। तो जब हम अजम्पशंस की बात करते हैं, अजम्पशंस ऑफ पॉजिटिविज्म, ये 5 अजम्पशंस आपको रट जानी चाहिए। जब भी पॉजिटिविज्म पे क्वेश्चन आएगा आपको ये 5 अजम्पशंस लिखने ही लिखने हैं। आगे मैंने फीचर्स भी दे रखे हैं, वो समझने के लिए दे रखे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे वो ऑर्डर मेंटेन करता है, ताकि जब आप थ्योरी को एक्सप्लेन करो किसी की भी तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना क्या होता है। तो जब भी पॉजिटिविज्म का क्वेश्चन आएगा मैं चाहूंगी कि आप अजम्पशंस जरूर लिखें, भले ही आप सेंट्रल फीचर्स मत लिखो। 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो अजम्पशन लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, अजम्पशन लिखो, उसके बाद उसके क्रिटिक्स लिख दो, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो। अगर आप पॉजिटिविज्म के फीचर्स नहीं भी लिखोगे तो कोई चिंता नहीं की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये करना है तो उसको रटना है। तो इसके अजम्पशंस अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिविटी पहला, दूसरा कॉज एंड इफेक्ट, तीसरा कोरिलेशन, चौथा लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टैटिस्टिकल, ये इसलिए मैं कह रही हूँ आपको लोन करने के लिए और एकदम अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि जब हम मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स देखेंगे और जब मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, इंटरप्रेटेटिव अप्रोच, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के बीच में, तो मैं वहां पर ऑब्जेक्टिविटी या कॉज इफेक्ट या कोरिलेशन या सोशल स्ट्रक्चर्स इन सबको दोबारा दोबारा डिफाइन नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये बोलूंगी ये सोशल स्ट्रक्चर्स को मानता है या नहीं मानता है, तब वहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि वो इट्सल्फ बहुत ज्यादा लेंदी है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, वहां पे सिर्फ मैं डायरेक्ट ये वर्ड्स यूज करूंगी, तो आपको समझने में आसानी रहेगी, आप यहीं पे समझ लो उसको। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्टिविटी पे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि रिसर्चर को न्यूट्रल और डिटैच्ड रहना चाहिए, पर्सनल फीलिंग्स या ओपिनियंस को अपनी रिसर्च से दूर रखना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी सिंपल यही है कि न्यूट्रल रहना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसेस, पर्सनल फीलिंग्स या ओपिनियंस को रिसर्च से दूर रखना चाहिए। यही है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सिंपल सा है। और पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली।
ह्यूमन बिहेवियर कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। पहला अजम्पशन ये है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है न्यूट्रल रहना, फ्री फ्रॉम बायसेस, पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस को अपने रिसर्च से दूर रखना। तो व्हेनेवर आई विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्राइम स्टडी कर रहे हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट अगर क्राइम स्टडी कर रहा है, तो क्राइम स्टडी करते वक्त ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेगा वो। जैसे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? पुलिस रिपोर्ट्स, इसके बेसिस पे वो थ्योरी बनाएगा या अपनी हाइपोथेसिस बनाएगा। यहाँ पर वो अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं डालेगा कि क्राइम अगर वो स्टडी कर रहा है तो हो सकता है कि एजुकेशन के थ्रू हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू, वो स्टैटिक्स यूज करेगा, पुलिस रिपोर्ट्स देखेगा, ये सारी चीजों के बाद वो अपनी थ्योरी या हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो पहला हो गया ऑब्जेक्टिविटी। फिर अगर मान लो एक सोशियोलॉजिस्ट को एजुकेशन रिसर्च करनी है, तो अगर एक रिसर्चर को स्कूल की परफॉर्मेंस देखनी है तो वो वहां पर बच्चों के टेस्ट स्कोर्स देखेगा। ये क्या है? डाटा है। ये क्या है? एक स्टैटिस्टिक्स है। तो इसके थ्रू डाटा, स्टैटिस्टिक्स, इनके एनालिसिस के थ्रू वो थ्योरी बना रहा है, या अगर उसने कोई हाइपोथेसिस बनाई है तो वो उसको टेस्ट कर रहा है। फिर अगर हेल्थ सर्वे करना है, लोगों की हेल्थ हैबिट्स जाननी है, तो सर्वे के थ्रू जानेगा, ना कि खुद के पर्सनल बिलीफ्स उसमें इन्वॉल्व करेगा या जो भी उसको हेल्थ को लेकर बिलीफ है वो इन्वॉल्व करेगा। तो स्टैटिक्स यूज करना, डाटा यूज करना, दिस इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सॉरी, दिस हेल्प्स इन ऑब्जेक्टिविटी। तो पहला हो गया ऑब्जेक्टिविटी। फिर नेक्स्ट क्या है? कॉज इफेक्ट। कॉज इफेक्ट में क्या होता है? सिंपल हम एक एग्जांपल देखते हैं कॉज इफेक्ट का। कॉज इफेक्ट में होता है कि अगर हम बोलें कि पोवर्टी की वजह से क्राइम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हो गया कॉज और ये हो गया इफेक्ट। अगर मैं बोलूं कि पोवर्टी की वजह से क्राइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये कॉज है और ये है इसका इफेक्ट। अगर मैं बोलूं कि जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या रेगुलर एक्सरसाइज का हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है, तो ये हो गया कॉज और ये हो गया इफेक्ट। तो ये है कॉज और इफेक्ट। तो पॉजिटिविज्म कॉज एंड इफेक्ट का यूज करता है टू एक्सप्लेन सोशल फिनोमिना। पॉवर्टी क्या है? सोशल फिनोमिना है। क्राइम क्या है? सोशल फिनोमिना है। कॉज एंड इफेक्ट का यूज करके इन दोनों के बीच में बता रहा है क्या रिलेशनशिप है। तो ये अजम्पशन है। पहला अजम्पशन साथ साथ याद कर लो। पहला अजम्पशन है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब न्यूट्रल रहना, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, डाटा, इन सबको यूज करके थ्योरी बनाना, अपने पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस को नहीं डालना रिसर्च में। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बायसेस। फिर दूसरा क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन टू एक्सप्लेन सोशल फिनोमिना, कि पोवर्टी है तो पोवर्टी का क्या इफेक्ट है क्राइम पे। पोवर्टी कॉज है, ये हो गया इफेक्ट। या रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट है, तो रेगुलर एक्सरसाइज हो गया कॉज और हेल्थ हो गया इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी, कॉज एंड इफेक्ट। तीसरा है कोरिलेशन। कोरिलेशन से हम क्या करते हैं? कोरिलेशन आइडेंटिफाई पैटर्न्स बिटवीन द वेरिएबल्स। इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हम इसमें क्या करेंगे? वेरिएबल्स के बीच में पैटर्न ढूंढेंगे, यानी अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ सकती है, इस तरीके का कोरिलेशन होगा पॉजिटिव। अगर एक चीज घट रही है दूसरी चीज भी घट रही है, ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, समझ में आइसक्रीम की सेल भी इंक्रीज हो रही है। दिस इज द पॉजिटिव
कोरिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। या स्टडी में देखा गया है कि जिनकी एजुकेशन लेवल ज्यादा है उनकी इनकम भी ज्यादा होती है। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिविज्म कोरिलेशन के थ्रू पैटर्न्स पैटर्न्स बिटवीन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करता है। तो ये सोसाइटी में जो भी पैटर्न्स है उसको आइडेंटिफाई करता है थ्रू कोरिलेशन। ये हो गया। फिर चौथा है लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मतलब क्या है? लॉज क्या होते हैं? जो यूनिवर्सल हर जगह होते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। अब लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा? वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हर जगह है और ह्यूमन एक्शन को गवर्न कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हर जगह लागू हैं। यही है ना लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल दरखाइम की सुसाइड थ्योरी है, उसमें उन्होंने बताया कि जब सोशल इंटीग्रेशन कम है तो सुसाइड रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा है। और ये हर सोसाइटी की कहानी है, ये हर सोसाइटी में होता है। तो ये एक लॉ है, दिस इज द लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि जिस भी सोसाइटी में सोशल इंटीग्रेशन कम होगा, अब वो अमेरिकन सोसाइटी हो, इंडियन सोसाइटी हो, फ्रेंच सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, सोशल इंटीग्रेशन कम होगा तो वहां पे सुसाइड रेट्स ज्यादा होगा, उनका ये मानना है। तो उन्होंने इस चीज को यूनिवर्सली अप्लाई किया। दिस इज लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फिर सिंपल एग्जाम्पल ओबीडियंस टू अथॉरिटी। आप स्कूल में जाते हैं, टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हर कल्चर में, हर रीजन में, हर कंट्री में टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है। दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा ऑब्जेक्टिविटी। पहला assumption क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। तीसरा क्या है? कोरिलेशन। चौथा क्या है? लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फिर पांचवा जो आपको याद रखना है और लास्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है? वही सेम ऑब्जेक्टिविटी में जो हमने देखा था कि आप डाटा के बेसिस पे डाटा के बेसिस में आप जो भी सोसाइटल इश्यूज हैं, जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्या है, उनको डाटा के थ्रू सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप डाटा यूज करके अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। ये डाटा का इस्तेमाल करके हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए बोलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कंज्यूमर प्रेफरेंस को जानना है तो मार्केट रिसर्च के लिए सर्विस कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि लोगों को कौन सा प्रोडक्ट पसंद है। और फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से देखा जाएगा कि क्या ट्रेंड है। तो ये चीज है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हमने सर्वे किया, हमने डाटा लिया कि कौन सा कंज्यूमर किस ब्रांड को प्रेफरेंस दे रहा है, और उस हिसाब से हमने पूरा डाटा कलेक्ट किया, फिर हमने पूरे ट्रेंड देखे और हमने अपनी थ्योरी बनाई। दिस इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये 5 पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए। एक एक का मतलब मैंने आपको बताया है और बहुत क्लियरली। जैसे छोटे बच्चों को, 5वीं क्लास के बच्चों को मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ कि जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, इसलिए शायद मैं ये छोटी छोटी चीजें भी करवाती हूँ। और कुछ बच्चों को शायद ये अच्छा भी नहीं लगता होगा कि क्या ऑब्जेक्टिविटी का मतलब समझा रहे हो, क्या कॉज इफेक्ट का मतलब समझा रहे हो। कुछ बच्चों को ये चीज पता होती है और हो सकता है वो इरिटेट भी होते हो इस चीज को लेकर, लेकिन मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों को नहीं आता। अब मुझे ये पता है कि जब मैं मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स में जाऊंगी जहाँ पे मैं फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी ये सब करवाऊंगी, तो मुझे वहां पर इन वर्ड्स का यूज करना है। और मैं हर एक चीज में बार बार आपको ये चीज नहीं समझा सकती। या अगर मैं वहां पे ये चीज बोल रही हूँ और मतलब ही नहीं मैंने बताया है पहले, तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिविज्म सोशल स्ट्रक्चर्स को मानता है, इंटरप्रिटेटिव अप्रोच सोशल स्ट्रक्चर को मानता है, और एथनो मेथोडोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर को नहीं मानता, मैंने सिर्फ इतना बता दिया, तो मैंने तो अपनी तरफ से आपको डिफरेंशिएशन बता दिया, लेकिन मैंने सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ही नहीं बताया। बस ये बता दिया कि इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं ऐसे करवाती हूँ। सॉरी अगर ये बहुत ज्यादा आपको डिटेल में लगता है तो, बट ये जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। चलो अब हम और अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया?
पॉजिटिव, अभी हमने डेफिनेशन देखी, सॉरी इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, assumptions देके। ये मस्ट है, जब भी पॉजिटिविज्म पे क्वेश्चन आएगा ये दोनों चीज डालोगे ही डालोगे, भले ही सेंट्रल फीचर्स डालो या ना डालो। सेंट्रल फीचर्स और assumption एक ही होते हैं, लेकिन ये assumption थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है ये assumptions की, ठीक है, तो इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप ये डालें। चलो, फिर अब हम थिंकर्स व्यू ऑन पॉजिटिविज्म देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमाइल डर्कहिम का सबसे पहले हम देखते हैं। तो एमाइल डर्कहिम की क्राइम स्टडी से हम समझते हैं कि ये पॉजिटिविस्ट कैसे है। तो डर्कहिम ने सुसाइड को साइंटिफिकली स्टडी किया। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग रीजन से सुसाइड रेट्स का डाटा कलेक्ट किया और उसको एनालाइज किया कि सोशल फैक्टर्स जैसे आपके रिलीजन है, मैरिटल स्टेटस है, जॉब स्टेटस है, ये सुसाइड रेट को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। उन्होंने प्रूव किया कि सुसाइड सिर्फ पर्सनल डिसीजन नहीं है, बल्कि सोशल फैक्टर्स का भी इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर दरखाई ने जब ये डाटा कलेक्ट किया तो उन्होंने क्या किया, इंपिरिकल मेथड यूज किया, एक्चुअल डाटा के थ्रू अपनी थ्योरी को प्रूव किया। तो जब हम डाटा के थ्रू अपनी थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं तो अपने आप उसमें पॉजिटिविस्ट अप्रोच आ जाती है, अपने आप उसमें पॉजिटिविज्म की क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि पहला क्या था, ऑब्जेक्टिविटी, फिर हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी उसमें देखा। तो अब आगे जब भी आप पढ़ोगे, जिसमें भी आप देख रहे हो कि डाटा का यूज हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है, वो आप एग्जांपल यहाँ डाल सकते हो। इन पास्ट थिंकर्स के अलावा आप जब पेपर 2 देखोगे और आप कुछ भी देखोगे कि एम एन श्रीवास ने कास्ट की स्टडी करते वक्त डाटा कलेक्ट किया, तो वो भी उनकी भी अप्रोच क्या हो जाएगी, एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, इसलिए मैं हर एक चीज बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो ही इज फेमस फॉर यूजिंग पॉजिटिविस्ट मेथड्स टू अंडरस्टैंड सोशल फैक्ट्स लाइक सुसाइड। अब ये जो ये सोसाइटल, इमाइल डर्कहिम सोशल फैक्ट्स को डीएनए कहते हैं। वो कहते हैं जैसे हमारी बॉडी के डीएनए काफी कुछ कंट्रोल करते हैं, वैसे ही सोशल फैक्ट्स जैसे लैंग्वेज है, नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, ये सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। जिस तरीके से डीएनए ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरीके से सोशल फैक्ट्स सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये चीज है। ये सोशल फैक्ट्स हमें कभी दिखते नहीं है, लेकिन इनका असर हर जगह होता है। तो ये इमाइल डर्कहाइम है। ये क्यों है पॉजिटिविस्ट, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, पोवर्टी। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहते हैं कि अगर हमें पोवर्टी को समझना है तो हमें फैक्ट्स और डाटा पे ध्यान देना पड़ेगा। एक रिसर्चर लोगों की इनकम लेवल्स, लिविंग कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इस चीज का डाटा कलेक्ट करेगा, उसका एनालिसिस करेगा और फिर बताएगा कि पॉवर्टी किन रीजन से बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एरिया में लो एजुकेशन लेवल है तो हो सकता है वहां पे हाई पॉवर्टी रेट हो। तो इससे हम दोनों के कनेक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कि किसी भी चीज को साइंटिफिकली पढ़ना, पॉजिटिविज्म इसी अप्रोच की बात करता है। तो अगस्त कॉम्ट का भी फोकस था कि इंपेरिकल डाटा के बेसिस पर सोशल इश्यूज जैसे पॉवर्टी को समझा जाए। अब अगस्त कॉम्ट यहाँ पे एक अलग रिलीजन को प्रपोज करते हैं। ये कहते हैं देयर मस्ट बी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब उन्होंने कहा सोसाइटी को उन्होंने सोसाइटी को इतना साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया कि वो चाहते थे लोग साइंस को अपने जीवन का सेंट्रल एलिमेंट बना ले और रिलीजियस डिवोशंस की जगह साइंस और प्रोग्रेस की वर्शिप करें।
आज हम सोचते हैं कि रिलीजन और साइंस अलग चीजें हैं, पर कॉम्टे कहते थे कि साइंस को भी वर्शिप किया जा सकता है। तो वो इतना ज्यादा साइंटिफिक मेथड को मानते थे या साइंस को मानते थे। इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी बताया, इसमें 3 स्टेजेस बताते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ मैं। तो ये 3 स्टेजेस क्या बोलते हैं? ये कहते हैं, एक है थियोलॉजिकल स्टेज, एक है मेटाफिजिकल स्टेज, और एक है पॉजिटिविस्ट स्टेज। तो एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन स्टेजेस के थ्रू होता है। सबसे पहले थी थियोलॉजिकल स्टेज, जहां लोग सब कुछ भगवान के थ्रू समझते थे, रिलीजन के थ्रू समझते थे। कोई भी सोशल फिनोमेना समझना होता था तो रिलीजन के थ्रू समझते थे। फिर आएगी मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पर सब लोग थोड़ा फिलोसफिकल सोचते हैं, पर लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिल पाते। ये मैंने अच्छे से डिटेल में कराया था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, ठीक है। फिर आती है लास्ट में साइंटिफिक स्टेज या पॉजिटिव स्टेज, जहां लोग साइंटिफिक मेथड्स और लॉजिक का यूज करके सब कुछ समझने लगेंगे। मतलब जो ये साइंटिफिक मेथड है और लॉजिक है, ये हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब दे देगा। उन्होंने इस थ्योरी को ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट के स्टेजेस के साथ कंपेयर किया, जिसे बचपन से लेकर अडल्टहुड तक के डेवलपमेंट के स्टेजेस की तरह देखा। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को बताते हैं। तो इस तरीके से अगस्त कॉम क्या है, पॉजिटिविस्ट है। अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखें तो ये इतनी साइंटिफिक बातें करते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा सीरियस थी। इनका मेंटल ब्रेकडाउन भी हुआ था और इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा मतलब ड्रामेटिक थी। तो ये सिर्फ पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन एक स्टोरी बता रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सको। तो ये 1798 में फ्रांस सिटी में इनका बर्थ होता है, 1798 में। और इन्होंने पेरिस में टॉप स्कूल में पढ़ाई की और वहाँ उनका इंटरेस्ट फिलोसफी और सोसाइटी के साइंटिफिक स्टडी में बढ़ने लगा। वैसे तो उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन खत्म नहीं की, पर उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी बहुत स्ट्रांग थी। और कॉम्टे को फिलोसोफर सेंट साइमन का सपोर्ट मिला, जो उनके मेंटोर बन गए। सेंट साइमन ने उन्हें सोसाइटी को साइंटिफिक नजरिए से देखने का आइडिया दिया, और ये उनकी अर्ली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो इनको यहाँ पर सेंट साइमन का सपोर्ट मिलता है, ये इनके मेंटोर बनते हैं, जो खुद भी एक पॉजिटिविस्ट है। अभी हम इनके बारे में देखेंगे। 1830 के आसपास कॉम्टे ने अपनी थ्योरीज पर काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने सोसाइटी को स्टडी करने का एक साइंटिफिक मेथड डेवलप करना चाहा, जिसे बाद में हम पॉजिटिविज्म के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इतनी अच्छी नहीं थी, और इनके साथ इन्होंने शादी करी थी, और इनको ये पहले से ही प्यार करते थे, तो इनके साथ इनकी शादी होती है। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप वाइफ के साथ इतने अच्छे नहीं होते हैं। बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं, इनका रिलेशनशिप काम नहीं कर पाता और सेपरेट हो जाते हैं। टेंशन फाइट्स बहुत ज्यादा होती है, सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से इनका मेंटल ब्रेकडाउन होता है। लेकिन रिकवरी के बाद कॉम्टे को अपनी पर्सनल लाइफ की डिफिकल्टी से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि लाइफ, वो कहते हैं कि लाइफ के चैलेंजेस को हम एक साइंटिफिक और लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। उन्होंने पॉजिटिविज्म को इसी बिलीफ पर बेस किया कि सोसाइटी को लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड से समझा जा सकता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर हम ग्रेट थिंकर्स को भी देखें तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल्स होते हैं, और उनका ओवरकमिंग जर्नी हमारे लिए कितना इंस्पिरेशन है, कितना इंस्पिरेशन का सोर्स बन सकता है। तो उनकी स्टोरी ये समझाने का एक यही था पूरा मुद्दा, कि उनकी स्टोरी एक एग्जाम्पल है कि पर्सनल चैलेंजेस भी आपको अपने मिशन से दूर नहीं कर सकते। अगर आपका विजन क्लियर हो और आप उस पर काम करते रहेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, चलो बहुत होगी कहानी। तो इमाइल डर्कheim पॉजिटिविस्ट, अगस्त कॉम्ट पॉजिटिविस्ट, ये आपको डाल देना है जब भी क्वेश्चन आएगा। तो एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, वो बताते हैं कि तीसरी स्टेज जो है वो पॉजिटिविस्ट स्टेज क्या आएगी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, बस इतना लिख देना। ये पोवर्टी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए दिया था कि अगर मान लो ये इशू है, क्योंकि अगस्त कॉम क्या कहते हैं कि किसी भी चीज को साइंटिफिक, जो भी सोसाइटल इश्यूज है उसको साइंटिफिकली पढ़ो और फिर इसका प्रॉब्लम दो। साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली उसको पढ़ना है और फिर उसको सॉल्व करो। तो कैसे पढ़ना है,
वो मैंने यहाँ बताया था कि पोवर्टी है तो पोवर्टी से रिलेटेड हम फैक्ट्स और डाटा कलेक्ट करेंगे विच इज द साइंटिफिक मेथड एंड देन विल एनालाइज द डाटा कि कैसे इनकम लेवल लिविंग कंडीशन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पोवर्टी को इम्पैक्ट कर रही है एंड देन विल क्रिएट थ्योरी एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी। ये वो चीज एडवोकेट करते हैं। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। चलो नेक्स्ट है आर के मोर्टन। अब इनको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एजुकेशन सिस्टम की स्टडी करनी है सपोज। अगर हमें समझना है कि एजुकेशन सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम्स है तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे। हम क्या डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स क्या है, ड्रॉप आउट रेट्स क्या है, टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है, और हम क्या देख सकते हैं, यस एग्जाम परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब हमने एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए ये डाटा कलेक्ट कर लिया, इसको हमने एनालाइज किया। इस डाटा से हमें पता चलता है कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है, टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत कम है। ठीक है, टीचर के कंपैरिजन में और स्टूडेंट के कंपैरिजन में टीचर बहुत कम है और एग्जाम परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। तो हमने क्या किया, एक डाटा के थ्रू हमने एक अपना पर्सपेक्टिव रखा कि ऐसा ऐसा करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पॉवर्टी पढ़ा वैसे ही हम एजुकेशन सिस्टम में भी क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में हम सब्जेक्टिव चीजें नहीं बल्कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स का यूज कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब मॉर्टन को पॉजिटिविस्ट अप्रोच का सपोर्टर माना जाता है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करने पर जोर दिया। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को स्टडी करें, ना कि लोगों के सब्जेक्टिव फीलिंग्स और ओपिनियंस को। ये मैं आपको बार बार इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको रट जाए ये, ठीक है। मॉर्टन का कहना था कि जब तक हम मेजरेबल डाटा और साइंटिफिक मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो उनका एक फेमस काम था अमेरिकन सोल्जर्स की स्टडी, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक मेथड का यूज किया। साइंटिफिक मेथड का यूज करके उन सोल्जर्स के एक्सपीरियंस को समझा जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस आए थे। तो हम कैसे बोल रहे हैं कि सेंट साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, डर्कहाइम, आर के मंटर, ऑगस्ट कॉम्स पॉजिटिविस्ट है। हम उनके काम से उनको जान रहे हैं। हमने देखा कि डर्कहाइम ने जब सुसाइड की स्टडी करी तो डाटा कलेक्ट किया। हमने देखा कि अगस्त कॉम जब 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो लास्ट स्टेज पॉजिटिविस्ट पे फोकस करते हैं कि लास्ट स्टेज जो होगी वो साइंटिफिक स्टेज आएगी। आर.के. मॉर्टन जब अमेरिकन सोल्जर्स की स्टडी कर रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आए तो वो इंपेरिकल रिसर्च कर रहे हैं, वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स कवर कर रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं। तो इसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि ये पॉजिटिविस्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपको जानना है कि ये है, ये थिंकर इस आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, ये थिंकर इस पे बिलीव करता है। तो तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी सोशियोलॉजी में। अगर सिर्फ रटने की कोशिश करोगे, समझोगे ही नहीं कि क्या होता है पॉजिटिविज्म के, अगर आपको बेसिक पोस्टुलेट्स ही नहीं पता होंगे, अजम्पशंस ही नहीं पता होगा, ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं पता होगी, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है, कॉजेलिटी क्या होती है, ये सब भी नहीं पता होगा, तो आप लिख ही नहीं पाओगे। रट के कितना ही कर लोगे। अगर मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ, ये पूरा रट भी लो आप, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो सेम एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो कर पाओगे। लेकिन अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया तो वहां तो नहीं कर पाओगे, और वही गेम चेंजर है। 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले समझो फिर मेमोराइज करो, और लिखने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो। जो नहीं बना पाते हैं आंसर, जो बना पाते हैं वो डायरेक्ट लिखो, लेकिन जो नहीं बना पाते, जिनको पॉइंट्स नहीं हो पाता, तो मेमोराइज भी करो और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट जब ये स्टडी करते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन का।
रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब होता है कि जब एक आदमी अपनी सिचुएशन का कंपैरिजन दूसरों से करता है और फिर अपने आप को डिप्राइव्ड या डिसएडवांटेज फील करता है, इवन इफ ऑब्जेक्टिवली उसके पास काफी चीजें हों, फिर भी वो अपने आप को डिसएडवांटेज महसूस करता है। जैसे मान लो एक आदमी के पास एक अच्छी नौकरी है, लेकिन अगर वो अपने दोस्त को उससे भी अच्छी नौकरी और ज्यादा पैसा कमाते देख रहा है, तो वो अपने आप को डिससेटिस्फाइड और डिप्राइव्ड महसूस करेगा। इवन दो ऑब्जेक्टिवली उसकी अपनी लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, किसी बात की कमी ना हो, फिर भी वो अपने आप को डिप्राइव्ड महसूस करेगा। तो मर्टन ने सोल्जर्स की स्टडी में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। वॉर के बाद कई सोल्जर्स ने अपने सिचुएशन का कंपैरिजन उन लोगों से किया जो वॉर में नहीं गए, और इस वजह से वो अपने आप को डिप्राइव्ड और डिससेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, चाहे उनके पास काफी मटेरियल चीजें भी हों। जो सोल्जर्स ओवरसीज स्टेशनड हैं, उन्होंने अपने आप को घर पर रहने वालों से कंपेयर किया, और सेटिस्फेक्शन लेवल अलग थी, बिल्कुल। लोअर रैंकिंग सोल्जर अपने आप को हाई रैंकिंग सोल्जर से कंपेयर कर रहा है और दिखा रहा है कि किस तरीके से वो डिप्राइव्ड फील कर रहा है। तो यही है रिलेटिव डेप्रिवेशन का कॉन्सेप्ट। तो अमेरिकन सोल्जर की स्टडी करते वक्त उन्होंने एम्पिरिकल डाटा, मेजरेबल डाटा, ऑब्जेक्टिव फैक्ट का यूज किया, इसलिए आर के मोर्टन को भी हम पॉजिटिविस्ट कहते हैं। ठीक है। अब एक मोर्टन ने मिडिल रेंज थ्योरी दी। एज अ पॉजिटिविस्ट ये एडवोकेट करते हैं मिडिल रेंज थ्योरी को। मोर्टन के काम का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म में कई सोशियोलॉजिस्ट एक लार्ज स्केल थ्योरी बनाना चाहते हैं। अगर हम पॉजिटिविज्म में देखें, तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल थ्योरी बनाकर सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉजिटिविज्म अपने आप को एक मैक्रो डायमेंशन से देखता है। तो वहां पर क्या है ना कि लार्ज स्केल थ्योरीज बनाएंगे और उससे सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मोर्टन क्या कहता है? मोर्टन कहते हैं कि बड़ी बड़ी थ्योरीज रियलिस्टिक नहीं होती है। उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी का आइडिया दिया। उन्होंने कहा मिडिल रेंज थ्योरी का फोकस होता है कि हम छोटे छोटे और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करें। अगर हम एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, तो हम उसमें जो उसकी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट रेशियो का इम्पैक्ट स्टडी कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया टीनेजर्स के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है, ये हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को देखें, उस पर डाटा करें और फिर उसको सॉल्व करें। क्योंकि पॉजिटिविज्म हमेशा अपने आप को एक मैक्रो डायमेंशन के रूप में देखता है कि हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो उसमें लार्ज स्केल थ्योरी बनाने की बहुत लोग कोशिश करते हैं। तो मर्टन उसके अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं लार्ज स्केल थ्योरी मत बनाओ। लार्ज स्केल थ्योरी बनाते हो और बोलते हो कि हम सब कुछ कवर कर सकते हैं, हर एस्पेक्ट्स पढ़ सकते हैं सोसाइटी का। तो वो कह रहे हैं मिडिल रेंज थ्योरी ज्यादा सही है। मिडिल रेंज थ्योरी से आप पॉजिटिविस्ट अप्रोच से ही चीजों को देखो, साइंटिफिकली ही पढ़ो, साइंटिफिक मेथड ही अप्लाई करो, लेकिन स्पेसिफिक चीजों को देखो, सब कुछ मत कवर करो। ये चीज है। तो ये हो गया मिडिल रेंज थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं सेंट साइमन पे। सेंट साइमन भी पॉजिटिविस्ट थे। 1760 फ्रांस में इनका जन्म होता है और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और उन्होंने सोचा कि कैसे एक सोशल ऑर्डर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के चेंजेस को देखकर, जो भी इससे चेंजेस आ रहे थे उसको देखकर उन्होंने सोचा कि कैसे हम एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाएं जिससे सोसाइटी का बेटरमेंट हो सके, जो सबके लिए सही हो। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आर्मी में की थी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने सोसाइटी और इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस करना शुरू किया। उनकी सोच में एक तरफ अरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज थी, लेकिन उन्होंने पुअर और वर्किंग क्लास के लिए भी एम्पैथी रखी। उनका बिलीव था सोसाइटी में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इनका एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, सोशल फिजियोलॉजी। सेंट साइमन ने सोशियोलॉजी को सोशल फिजियोलॉजी का नाम दिया। उनका मानना था कि समाज का एवोल्यूशन, सोसाइटी का एवोल्यूशन नेचुरल लॉस के अधीन होता है। यानी कि जैसे बॉडी की फिजियोलॉजी समझने से हेल्थ हमें समझ आता है, बॉडी की
फिजियोलॉजी समझने से हेल्थ समझ आता है, उसी तरीके से सोसाइटी की फिजियोलॉजी समझने से सोसाइटल प्रॉब्लम्स समझ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर बॉडी के ऑर्गन्स और उनके फंक्शन को समझता है ताकि हेल्थ इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकते, वैसे ही सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे एजुकेशन, इकोनॉमी, फैमिली स्ट्रक्चर्स को समझता है और सोसाइटल इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है और फिर सॉल्व करता है। डॉक्टर बॉडी के ऑर्गन्स को और उसके फंक्शन को समझकर हेल्थ इश्यूज आइडेंटिफाई करता है और फिर उसे सॉल्व करता है। उसी तरीके से सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे एजुकेशन, इकोनॉमी, फैमिली स्ट्रक्चर्स को समझता है ताकि सोसाइटल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सके और उसे सॉल्व कर सके। ये सोसाइटी को सोशल फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि अर्ली थिंकर्स जो है वो सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंसेस की तरह बनाना चाहते थे, इसलिए सोसाइटी को क्या कहते हैं, ये सोशल फिजिक्स। तो कितने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविस्ट थे ये। फिर ये एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं जिस तरीके से नेचुरल साइंसेस के पास लॉज हैं, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी के भी कुछ लॉज होते हैं जो समाज को गवर्न करते हैं, आपकी सोसाइटी को गवर्न करते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम इन लॉज को समझेंगे तो हम समाज को, हम सोसाइटी को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। जिस तरीके से नेचुरल साइंसेस में लॉज है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये यूनिवर्सल है, ये हमें नेचुरल फिनोमेना समझाते हैं। उसी तरीके से सोसाइटी के जो लॉज हैं उससे हम सोसाइटी को बेटर समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट, पानी, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, वैसे ही समाज को भी ग्रो करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की जरूरत होती है। अगर इन एलिमेंट्स को समझ लिया जाए तो सोसाइटल प्रोग्रेस आसान हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि एवोल्यूशन की बात करते हैं ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 1820 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और स्पेंसर्स को चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। लेकिन उन्होंने इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसको सोसाइटी पर अप्लाई करने का सोचा और एक कॉन्सेप्ट दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें ये क्या कहते हैं, समाज में वही लोग या ग्रुप्स सक्सेसफुल होते हैं जो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं। जो लोग या सोसाइटीज कंपटीशन में बेटर परफॉर्म करेगी वही आगे बढ़ेगी और वही सक्सेसफुल होगी। अगर हम हिस्टोरिकल एग्जांपल देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम एक परफेक्ट एग्जांपल है इसके लिए। इस रेवोल्यूशन में जो कंट्रीज जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाई, जैसे ब्रिटेन हो गया आपका, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सुपर पावर बन गई। और जो कंट्रीज टेक्नोलॉजी को समय से अडॉप्ट नहीं कर पाई, टाइम से अडॉप्ट नहीं कर पाई, वो पीछे रह गई। तो ये क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये इसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसको सोसाइटी में अप्लाई करते हैं। स्पेंसर का सोशल डार्विनिज्म पॉजिटिविज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके सोसाइटी के डेवलपमेंट और एवोल्यूशन के रूल्स को समझने की कोशिश की थी। दैट्स व्हाई ही इज पॉजिटिविस्ट, उसको हम पॉजिटिविस्ट कैटेगरी में लाते हैं। स्पेंसर का बिलीव था कि अगर हम सोशल एवोल्यूशन के लॉज समझ लें कि किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व होती है और कैसे
लोग आगे बढ़ते हैं और कौन पीछे रह जाते हैं, तो हम सोसाइटी की ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। पॉजिटिविस्ट अप्रोच के थ्रू सोसाइटल एवोल्यूशन को समझा और फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्ट करके फिर हम उसको उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कार्ल मार्क्स पार्टली पॉजिटिविस्ट है, हम इनको नॉन पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं। लेकिन जब आप पार्टली पॉजिटिविस्ट इनको कह रहे हैं या पॉजिटिविज्म में इनका एग्जाम्पल डालेंगे, तो आप एग्जाम्पल डालेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म अगर हम देखें तो 1818 में जर्मनी में हुआ। ये थोड़ी बहुत मैं कहानी भी बता रही हूँ ताकि थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ में काफी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और चेंजेस को देखा जो उनके थॉट्स को डीपली इन्फ्लुएंस कर गए। मार्क्स एक, अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, ये इकोनॉमिक्स्ट भी थे, ये फिलोसोफर भी थे, और इनका फोकस हमेशा सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और पावर डायनामिक्स पर था। हमेशा ये इन दोनों चीजों पे फोकस करते थे। सबसे ज्यादा उन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिक किया है। कैपिटलिज्म को क्रिटिक करके उन्होंने कम्युनिज्म का विजन दिया है। मार्क्स के थॉट्स ने पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस किया और उनकी आइडियोलॉजीज ने पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस को भी शेप किया। मार्क्स एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के वर्कर्स और पुअर क्लास के लिए आवाज उठाई थी। उनका फेमस काम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल था, जिसमें उन्होंने कैपिटलिज्म के फ्लॉज को एक्सपोज किया। तो अब हम इनकी पॉजिटिविस्ट अप्रोच को देखते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिविस्ट है। कार्ल मार्क्स का पॉजिटिविज्म के साथ रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कहीं जगह वो हमें पॉजिटिविस्ट लगते हैं और कहीं पे वो नॉन पॉजिटिविस्ट और रिवोल्यूशनरी रखते हैं। अब हम इसका इनका एज अ पॉजिटिविस्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो मार्क्स ने हिस्टोरिकल डाटा और एम्पिरिकल एविडेंस का यूज किया ताकि वो कैपिटलिज्म को ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सके। जैसे कि उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कंडीशन को स्टडी किया, उनके वेजेस, उनके वर्किंग आवर्स, उनका एक्सप्लॉइटेशन किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारे जब उन्होंने वेजेस, वर्किंग आवर्स, इन सब पे इन्होंने डाटा कलेक्ट किया। तो जब भी डाटा ड्रिवन एनालिसिस हो रहा है, एम्पिरिकल एविडेंस की बात हो रही है, कहीं पे भी डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो वो स्टडी ऑटोमेटिकली पॉजिटिविस्ट अप्रोच को फॉलो कर रही है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव और डाटा ड्रिवन एनालिसिस था जो पॉजिटिविज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जब मार्क्स की थ्योरी क्लास स्ट्रगल, जब ये थ्योरी देते हैं तो उन्होंने सिस्टमैटिकली एनालाइज किया कि कैसे सोसाइटी में हर जगह दो ग्रुप्स होते हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास और एक वर्किंग क्लास। उन्होंने एम्पिरिकल डाटा के थ्रू बताया कि कैसे कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ये एक्सप्लॉइटेशन एक इकोनॉमिक लॉ के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम पॉजिटिविज्म के लेंस से देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटलिज्म को वो ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहे हैं। जब वो सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये वो वैल्यू है जो वर्कर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका फायदा कैपिटलिस्ट ले जाते हैं। जैसे एक वर्कर एक दिन में 10 घंटे काम करता है, उसका प्रोडक्ट कंपनी को ज्यादा फायदा देता है, लेकिन वो वर्कर तो सिर्फ एक उसको सिर्फ एक बेसिक वेज मिलता है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन का सिस्टम मार्क्स ने डाटा और एनालिसिस के थ्रू एक्सप्लेन किया। इसलिए हम उनको कहते हैं कि जब ये स्टडी की बात आती है वो पार्टली पॉजिटिविस्ट है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आएगा, कम्युनिज्म आएगा, तो वो एक नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच डाल रहे हैं।
मार्क्स का एक रेवोल्यूशनरी और नॉन पॉजिटिविस्ट एंगल भी है। उन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टडी तक अपने विचार को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने एक्टिवली कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिए और एक नए सिस्टम कम्युनिज्म को एस्टेब्लिश करने का सपोर्ट किया। तो यहाँ मार्क्स एक रोमांटिक और रेवोल्यूशनरी दिखे। इनका यहाँ पे एक रोमांटिक और रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट दिखा जब मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स को यूनाइट होना चाहिए, रेवोल्यूशन आएगा, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहिए, या कैपिटलिज्म को वर्कर्स यूनाइट होंगे, रेवोल्यूशन आएगा, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिविस्ट मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो एक आइडियल और एथिकल विजन दे रहे हैं जो कि सब्जेक्टिविटी और वैल्यूज पर बेस्ड है, ना कि डाटा ड्रिवन एनालिसिस है। उनका कम्युनिज्म का विजन जो है यही अपने आप में यूटोपियन है, फिलोसफिकल है, जिसमें मार्क्स पॉजिटिविस्ट से हटकर एक आइडियल सोसाइटी बनाने का सपना देख रहे हैं। मार्क्स का कम्युनिज्म का ड्रीम एक होपफुल नॉन साइंटिफिक विजन था, एक यूटोपियन, प्योरली यूटोपियन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो कभी कभी वो फैक्ट्स और डाटा का यूज करते हैं और कभी कभी आइडियल और रेवोल्यूशनरी आइडिया का। मार्क्स ने अपनी पूरी लाइफ को वर्किंग क्लास के इम्प्रूवमेंट के लिए डेडिकेट किया, और उनका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो पॉजिटिव, अगर उनका कॉम्बिनेशन जो है पॉजिटिव एनालिसिस का और रेवोल्यूशनरी विजन का एक यूनिक ब्लेंड है जो उनको बिल्कुल अलग बनाता है। इसलिए कहते हैं कि वो जर्नलिस्ट भी है, इकोनॉमिस्ट भी है, फिलोसफर्स भी है, पार्टली पॉजिटिविस्ट भी है, रेवोल्यूशनरी भी है, नॉन पॉजिटिविस्ट भी है। तो वो एक उनको यही सारी चीज, इन सब का ब्लेंड ही उनको बहुत यूनिक बनाता है। ठीक है, तो ये थे थिंकर्स। तो पूरा अगर हम देखें तो क्या है, पॉजिटिविज्म का मेन पॉइंट ही यही है कि सोसाइटी को लॉजिकली और साइंटिफिकली स्टडी करो, लॉजिकली और साइंटिफिकली स्टडी करो, सिर्फ वो चीजें स्टडी करो जो ऑब्जर्वेबल हैं और मेजरेबल हैं, और अपने पर्सनल बायसेस को साइड में रखकर रिसर्च करनी चाहिए। डाटा और फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पूरा सार अगर हम देखें, कंक्लूजन देखें तो यही है। अगर स्कॉम्ट हमें बता रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड का यूज करना चाहिए, इमाइल डर्कहाइम सोशल फैक्ट्स जैसे सोसाइटी को साइंटिफिक मेथड से स्टडी करते हैं, आर के मोर्टन रिलेटिव डेप्रिवेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। जब वो अमेरिकन सोल्जर्स की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर वो साइंटिफिक मेथड का यूज कर रहे हैं, इंपेरिकल एविडेंस के बेसिस पे बता रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। और इवन वो ये कहते हैं कि पॉजिटिविस्ट को जरूरी नहीं है कि बहुत लार्ज ग्रैंड स्टोरी, ग्रैंड थ्योरीज देनी चाहिए एक सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स को पढ़ने के लिए। वो कहते हैं कि आप अगर पॉजिटिविस्ट भी हो तो आप मिडिल रेंज थ्योरी का इस्तेमाल करो। एक सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को उठाओ, प्रॉब्लम देखो और फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम आते हैं सेंट्रल फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म। तो सेंट्रल फीचर्स अगर हम देखें तो सबसे पहला है आपका ऑर्डरली सोसाइटी। अभी आप चाहो तो लिख सकते हो कहीं पे और नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन अजम्पशंस आपको लिखने हैं। ठीक है, ऑर्डरली सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी एक ऑर्डर में चलती है, यानी इसमें कुछ रूल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सबकी लाइफ को प्रिडिक्टेबल बनाते हैं। अब ये मैं सेंट्रल फीचर्स क्यों बता रही हूँ, जब मैं मेजर थ्योरेटिकल स्टांस बताऊंगी तो वहां पे मैं वर्ड यूज करूंगी सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्डर, तो आपको पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो ऑर्डरली सोसाइटी, पॉजिटिविज्म का सेंट्रल फीचर में पहला है ऑर्डरली सोसाइटी। सोसाइटी एक ऑर्डर में चलती है, यानी इसमें कुछ रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? रिलीजन, फैमिली, स्टेट, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, ये एक ही होता है। ये सारे स्ट्रक्चर है, कास्ट, ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ को प्रिडिक्टेबल बनाते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल रूटीन, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, क्लासेस, लंच, स्पोर्ट्स, इन सबका फिक्स शेड्यूल होता है। तो हर स्टूडेंट को पता होता है कि कब क्या होगा, इसलिए उन्हें प्रिपेयर करना आसान हो जाता है। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स, आप ट्रैफिक लाइट को देखते हो जब आप रोड क्रॉस करते हो। ये रूल इंश्योर करते हैं कि सब लोग सेफ रहें और रोड पर chaos की सिचुएशन ना बने। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी समाज के ऑर्डरली नेचर को दिखाता है। तो पहला क्या है? ऑर्डरली सोसाइटी। सेकंड क्या है?
इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, लोगों का बिहेवियर, उनके कास्ट, रिलीजन, क्लास और ये भी जितने सारे सोशल स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं, इन सब पे डिपेंड होता है। मतलब हमारी आइडेंटिटी और पोजीशन का असर हमारे डिसीजंस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज का अगर हम एग्जाम्पल लें, आप अगर अपर कास्ट से हैं तो आपको कुछ पोजीशन के लिए इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती, चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड हो। तो इससे ये दिखाता है कि इन्फ्लुएंस किस किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो जब भी मैं सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करूंगी तो रिलीजन, फैमिली, स्टेट, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, कास्ट, क्लास, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, सेंट्रल फीचर, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, इन सबको एनालाइज करके ही आपको थ्योरी बनानी है। तो सोशियोलॉजी भी वही साइंटिफिक मेथड्स का यूज करता है जो साइंस में होता है। मतलब ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल डाटा पर फोकस होता है और पर्सनल फीलिंग्स को छोड़ दिया जाता है, यही साइंटिफिक मेथड है। फिर चौथा क्या है, प्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। ये मैंने लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में भी बताया था। ह्यूमन एक्शन पैटर्न्स फॉलो करते हैं, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लोग कैसे बिहेव करेंगे और इससे सोसाइटल लॉस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब लोग हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो उनका वेट कंट्रोल में रहता है और हेल्थ बेटर होती है। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी दिखाता है कि हेल्दी ईटिंग के कारण आपकी हेल्थ सही रहेगी। ठीक है, तो ये है प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लोग कैसे बिहेव करेंगे। फिर सोशल चेंज, सोशल चेंज में क्या है, साइंटिफिक नॉलेज का यूज करके हम सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिविज्म कहता है कि साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके आप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर हम समाज के इश्यूज को समझ लें तो हम उन्हें सुधारने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव एक्शंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स। अगर रिसर्च से पता चलता है कि वुमेन एजुकेशन से सोशल स्टेटस इंप्रूव होता है तो गवर्नमेंट और एनजीओ गर्ल्स एनजीओ जो है वो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करेगा, जिससे एक सोशल चेंज आए। दूसरा एग्जाम्पल, आजकल प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। रिसर्चर और एनजीओ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन चालू करते हैं जिससे लोगों को प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पता चले और वो ऑल्टरनेटिव यूज करें। तो साइंटिफिक नॉलेज का यूज करके आप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और आप एक पॉजिटिव एक्शन ले सकते हो। फिर है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी मतलब पॉजिटिव थिंकर्स ऐसे जनरल थ्योरीज डेवलप करना चाहते हैं जो हर सोसाइटी में अप्लाई हो सके। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स है जो सब जगह सही है। फॉर एग्जाम्पल डर्कहाइम की सुसाइड थ्योरी। डर्कहाइम ने स्टडी किया कि जहां सोशल इंटीग्रेशन कम है, जहां सोशल इंटीग्रेशन कम होता है वहीं सुसाइड रेट्स बढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में सही है, ये उन्होंने अपने डाटा के थ्रू प्रूव किया। और एक सबसे आसान वही है कि अगर आप स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको टीचर्स की बातें माननी होगी। ये प्रिंसिपल हर जगह, हर सोसाइटी, चाहे कोई भी हो, अमेरिकन सोसाइटी हो, इंडियन सोसाइटी हो, फ्रेंच सोसाइटी हो, हर जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, उनकी बात माननी चाहिए। तो ये यूनिवर्सैलिटी है। फिर वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब रिसर्चर्स को ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, उन्हें सिर्फ जो मेजरेबल फैक्ट्स है
उन पर फोकस करना चाहिए। पर्सनल बाइसेस दूर रखनी चाहिए, ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। फिर है फैक्चुअल। फैक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल स्टडी करनी चाहिए। फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन और स्पेक्यूलेशन का कोई स्कोप नहीं है पॉजिटिविज्म में। मतलब डाटा को समझना और उससे कंक्लूजन बनाना जरूरी है। फिर एक्सटर्नल रियलिटीज। एक्सटर्नल रियलिटीज क्या होता है? ये फोकस करता है कि जो ऑब्जर्वेबल रियलिटीज पर, ये फोकस करता है ऑब्जर्वेबल रियलिटीज पर इंस्टेड ऑफ इंटरनल मीनिंग्स। इंटरनल मीनिंग्स पे ये फोकस नहीं करता, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उन रियलिटीज पे ये फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल दरखाइन का सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट। हमें वो चीजें देखनी है जो हमें विजिबली समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिसर्चर देख रहा है कि लोग फेस्टिवल्स में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो उनके एक्शंस जैसे सेलिब्रेशन, गैदरिंग, रिचुअल्स, इन सबको ऑब्जर्व करेगा, ना कि उनकी इंटरनल फीलिंग्स को समझेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरनल मीनिंग की, तो इंटरनल मीनिंग मतलब कि वो ये सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। वो अगर प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं? ये है इंटरनल मीनिंग्स को समझना। और एक्सटर्नल रियलिटीज मतलब एक रिसर्चर ने देखा कि लोग प्रे कर रहे हैं, उन क्या ऑब्जर्व किया, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसी गैदरिंग है, अच्छा रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, बस। वो रिचुअल्स क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर का डीपर मीनिंग, दिस इज इंटरनल मीनिंग, जो वो नहीं देखते हैं। पॉजिटिविज्म नहीं देखता है, वो सिर्फ एक्सटर्नल रियलिटीज पे फोकस करता है। ठीक है। अब सेंट्रल फीचर्स जो है पॉजिटिविज्म को याद करने का निमोनिक भी है पॉजिटिविज्म। ठीक है। अगर असम्पशंस याद नहीं आए, लेकिन याद हो जाने चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बाई चांस अगर याद नहीं आते हैं, तो आपको ये याद रखना है पॉजिटिविज्म। फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म इज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म कैसे? प्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पर क्या है? ऑर्डरली सोसाइटी। ऐसे आप क्या याद रखेंगे? साइंटिफिक मेथड। आई से आप क्या याद रखेंगे? इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। यहां से आप याद रखेंगे टी से ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सोशल चेंज। यहां पर आपको क्या याद रखना है? आई से इंटरप्रिटेशन इज अवॉइडेड, मतलब फोकस है फैक्ट्स पे। तो वी से आपको याद रखना है वैल्यू न्यूट्रलिटी। आई से आपको याद रखना है आइडेंटिफाइबल एक्सटर्नल रियलिटीज। एस से आपको याद रखना है सोशल लॉस, मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन। और एम से आपको याद रखना है मेजरेबल फैक्ट्स। अब मान लो आप पेपर में, पी से तो आपको याद आ जाएगा प्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर, ओ से डायरेक्ट ऑर्डरली सोसाइटी याद आ जाएगा, एस से आपको डायरेक्ट साइंटिफिक मेथड याद आ जाएगा, आई से आप भूल गए इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, टी से लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो याद रहेगा। अब मान लो यहाँ पे आई से आप दोबारा भूल गए, इंटरप्रिटेशन इज अवॉइडेड, लेकिन बी से वैल्यू एग्जैक्ट जो है, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वो तो याद रहेगा। तो अगर 5 पॉइंट्स भी याद हो गए ना, उसको भी आपको तरीके से लिखना है। माना कि पॉजिटिविज्म में जो ये इसका निमोनिक है, आपको सारा एकदम एग्जैक्टली याद नहीं हो सकता, हालांकि इतना तो याद याद करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो 5 चीजें तो याद होंगी जो डायरेक्ट डायरेक्ट है। ऑर्डरली सोसाइटी, प्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यू न्यूट्रलिटी, साइंटिफिक मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो याद रहेगा। तो इन 5 पॉइंट्स को ही अच्छे से लिखना है और एग्जाम्पल्स लिखने हैं इसके, और उस एग्जाम्पल को इस तरीके से लिखना है कि वो आपके जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल वेग डेफिनेशन नहीं देनी है किसी भी चीज की। अगर आप ऊपर वाला पॉइंट एक्सप्लेन नहीं भी कर पा रहे हो, तो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो उसको, जो आपने एक सब पॉइंट लिखा है, कनेक्ट कर दो। तो वो एक क्लियर पिक्चर देगा, एक फ्लो रहेगा, नहीं तो वेग रहेगा हर चीज।
ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो है सब कुछ रट के जाना है। जो सब कुछ रटने की कोशिश करते हैं ना, उनका कुछ नहीं हो पाता। अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म पे। सबसे पहले हम जनरल क्रिटिसिज्म, अब देखो पीडीएफ में जनरल क्रिटिसिज्म भी है और थिंकर्स और डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू भी क्रिटिसिज्म है। तो आप 2-3 थिंकर्स क्रिटिसिज्म याद कर लो, 2-3 जनरल क्रिटिसिज्म याद कर लो और बस मिला जुला के पेपर में लिख देना। मैंने वो पूरा दिया है ताकि आप लोगों को ये ना लगे यार ये नहीं करवाया, फिनोमेनोलॉजी का क्रिटिसिज्म नहीं बताया, क्रिटिकल थ्योरी का नहीं बताया। वो मैंने लिखा है, एक बार पढ़ लो, उसको समझ लो। पेपर में जो आपको लिखना है, लिखने आपको 4-5 क्रिटिसिज्म ही होंगे, मैक्स टू मैक्स 5 लिखने होंगे क्योंकि इतनी स्पेस होती ही नहीं है। तो सब कुछ याद करने के चक्कर में मत रहना, लेकिन सब कुछ समझने के चक्कर में जरूर रहना। समझना सब कुछ है, लिखना 5 है, जो आपको सही लगे वो। अब जनरल क्रिटिसिज्म 5 है और आपका थिंकर क्रिटिसिज्म मैंने 12 दिए हैं, 11 दिए हैं, तो टोटल हो जाएंगे आपके 17-18। तो आपको डरना नहीं है कि 17-18 क्रिटिसिज्म दे दिए, हम कैसे करेंगे। अरे वो समझने के लिए दिए हैं, ऑप्शनल है ये, इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। लिखो भले ही 5, 5 अच्छे से रट जाओ, लेकिन समझो सबको। तो पहले आते हैं, पहले क्रिटिसिज्म में रिडक्शनिज्म। पॉजिटिविज्म कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना को भी एक सिंपल कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में रिड्यूस कर देता है। ह्यूमन इमोशंस, अब तक तो ये आ ही गया होगा आपको बनाना। एक्सपीरियंसेस, इंटरैक्शंस, इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करता है और हर एक सोशल फिनोमेना को बस सिंपल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में रिड्यूस करता है। इसलिए पॉजिटिविस्ट या पॉजिटिविज्म रिडक्शनिस्ट है। ये इन सब चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करता है। सोसाइटी को बस साइंटिफिक लॉ से समझना पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हो कि लोग गरीब हैं इसलिए वो क्रिमिनल बन जाते हैं। हमने कॉज इफेक्ट देखा था ना, जब हमने assumptions देखे थे तो हमने देखा था कि कॉज इफेक्ट है, उसमें हमने ये अज्यूम किया कि पोवर्टी, इसलिए पोवर्टी की वजह से लोग क्रिमिनल बन रहे हैं, पोवर्टी ज्यादा है इसलिए क्राइम रेट भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत सिंपल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं। लोग क्रिमिनल, एजुकेशन, फैमिली, सोसाइटी प्रेशर, ये सारे फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं जो लोगों को इन एक्टिविटीज में जाने के लिए प्रभावित कर रहे हैं। एजुकेशन उन्हें अच्छी नहीं मिली है, फैमिली प्रेशर है बहुत ज्यादा, सोसाइटल प्रेशर है बहुत ज्यादा। तो ये सारे फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करते हैं। जरूर थोड़ा है कि जो पोवर्टी, जो गरीब है वही क्रिमिनल बन रहे हैं। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। फिर दूसरा हम आते हैं नेग्लेक्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब जिन्होंने अजम्पशन अच्छे से समझा, सेंट्रल फीचर्स अच्छे से समझा, उनको क्रिटिसिज्म बहुत केक वॉक लगेगा। तो पॉजिटिविज्म सिर्फ ऑब्जर्वेबल या ऑब्जेक्टिव डाटा पर फोकस करता है, लोगों के इमोशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करता है। लेकिन सोशल लाइफ को समझने के लिए लोगों के पर्सपेक्टिव्स और उनकी फीलिंग्स को जानना भी जरूरी है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को जानना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सर्वे करते हो जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, जैसे 10% लोग ये काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के पर्सनल रीजंस को नहीं समझ पा रहे हो। वो क्यों करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है इस एक्शन के पीछे। तो ये चीजें सब्जेक्टिव हैं जो पॉजिटिविज्म नहीं देखता है। एक रिसर्चर बोलता है कि लोग टीवी देखते हैं क्योंकि उन्हें टाइम पास करना होता है। सिंपल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बता दिया, टाइम पास के लिए टीवी देख रहे हैं। लेकिन और भी तो रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वो टीवी से देख रहा हो कि उसका स्ट्रेस कम हो रहा हो, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, या वो रियलिटी से एस्केप करना चाहता है इसलिए टीवी देख रहा है, या टीवी उसके लिए कुछ लर्निंग ऑफ जरिया है, टीवी में न्यूज देख रहा है तो लर्निंग का जरिया है। तो ये चीजें भी तो हो सकती हैं। तो पॉजिटिविज्म नेग्लेक्ट सब्जेक्टिविटी। फिर नेक्स्ट आता है ओवर एम्फेसिस ऑन क्वालिफिकेशन, सॉरी क्वांटिफिकेशन। ओवर एम्फेसिस ऑन क्वांटिफिकेशन। पॉजिटिविज्म ज्यादातर क्वांटिटेटिव डाटा
को इम्पोर्टेंस देता है। और क्वालिटेटिव डाटा क्या होगा? क्वांटिटेटिव डाटा क्या होगा? जैसे फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिक्स, सॉरी स्टैटिस्टिक्स, ये क्वांटिफाइबल डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा क्या होगा? जैसे ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देता। बिलीफ, वैल्यूज, कल्चर, इन सबको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो जब हम कल्चर की बात करते हैं, जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, जब हम बिलीव्स की बात करते हैं, तो इनको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। और अगर ये नहीं समझ पाए तो सोसाइटी नहीं समझ पाए। तो इसलिए ये क्रिटिक है कि पॉजिटिविज्म ज्यादातर क्वांटिटेटिव डाटा पर फोकस करता है, और जो क्वालिटेटिव डाटा है जैसे ओपिनियन है, एक्सपीरियंसेस है, इसको इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। लेकिन बिलीव्स, वैल्यूज और कल्चर्स को क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है, और अगर ये नहीं समझ पाए तो सोसाइटी नहीं समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्कूल का परफॉर्मेंस सिर्फ एग्जाम स्कोर्स के थ्रू मेजर करोगे, तो उसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रोथ, इन सबको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कुछ लोग होते हैं कि एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप सिर्फ एकेडमिक स्कोर्स को देख रहे हो, उनके टेस्ट स्कोर्स को देख रहे हो, और उनकी कल्चरल एक्टिविटी में उनका टैलेंट है, कुछ डिबेट्स में अच्छे होते हैं, कुछ आपका डांस में अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट में अच्छे होते हैं, अगर आप उनकी क्रिएटिविटी नहीं देख रहे हो, तो आप अपनी स्टडी ढंग से कर ही नहीं रहे हो। तो ये है ओवर एम्फेसिस ऑन क्वांटिफिकेशन। फिर है कॉन्टेक्चुअल ब्लाइंडनेस। पॉजिटिविज्म अज्यूम करता है कि सोशल लॉज नेचुरल लॉज की तरह यूनिवर्सली वैलिड है, लेकिन ये यूनिक कल्चरल, हिस्टोरिकल, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करता है। सोशल बिहेवियर हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में कास्ट के बारे में रिसर्च करते हो और उसी रिजल्ट को यूरोप के क्लास सिस्टम के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हो, तो ये गलत होगा, क्योंकि दोनों सिस्टम्स अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हैं। इमेजिन अगर किसी ने कहा कि दुनिया के सब कंट्रीज में एक तरह के डेमोक्रेटिक लॉज होने चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये यूनिवर्सैलिटी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री का अपना यूनिक हिस्ट्री है, हर कंट्री का अपना यूनिक कल्चर है। तो ये कॉन्टेक्चुअल ब्लाइंडनेस है इसके अंदर, पॉजिटिविज्म के अंदर। तो ये एक क्रिटिक है। फिर पांचवा क्या है? इनएबिलिटी टू एड्रेस पावर डायनामिक्स। पॉजिटिविज्म पावर, डोमिनेशन, इन सबको ओवरलुक करता है। ये न्यूट्रल होने का दावा करता है, लेकिन कौन क्या स्टडी कर रहा है और क्यों स्टडी कर रहा है, उस पे पावर डायनामिक्स का असर होता है, जो कि ये इग्नोर करता है। ठीक है? तो इनएबिलिटी टू एड्रेस पावर डायनामिक्स। फिर एक आता है एथिकल कंसर्न्स। मुझे पता है कि ज्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। समझो सब, लिखो 5। अब 5 कौन से लिखने हैं वो अपने आप सोच लो, 5-6 टॉपिक्स, लेकिन समझना तो सब पड़ेगा। अब एथिकल कंसर्न्स में क्या है? एथिकल कंसर्न्स है ट्रीटिंग पीपल एज सब्जेक्ट्स टू बी ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड विदाउट कंसिडरिंग देयर डिग्निटी। तो पॉजिटिविज्म ट्रीट्स पीपल एज सब्जेक्ट्स, जो उनको सिंपल ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग समवन, हम उनकी डिग्निटी को या उनकी राइट टू प्रिवेसी को वॉयलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एथिकल वॉयलेशन हो रहा है। तो ये एक एथिकल पर्सपेक्टिव भी आप डाल सकते हैं, और जरूर डालना। फिर है स्टैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी। पॉजिटिविज्म सोसाइटी को फिक्स लॉ और पैटर्न्स के थ्रू समझने की कोशिश करता है। ये एक फिक्स लॉ की बात करता है, एक यूनिवर्सैलिटी की बात करता है, एक जनरलाइज पैटर्न्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन
ह्यूमन बिहेवियर तो डायनामिक है ना। ह्यूमन बिहेवियर डायनामिक होता है। पॉजिटिविज्म सोशल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को समझ ही नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1950s के नॉर्म को स्टडी करते हो और अज्यूम करते हो कि आज के टाइम में भी वही सेम नॉर्म्स वैलिड हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि सोसाइटी हर वक्त बदल रही है। ठीक है। तो ये एक स्टैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी देता है, जनरलाइज पैटर्न की बात करता है, फिक्स लॉ की बात करता है, यूनिवर्सैलिटी की बात करता है, एक सिंपलिस्टिक आपको कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप बताता है। तो ये सारी एथिकल कंसर्न है, तो ये सारे इसके जनरल क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट एक और है, सॉरी लास्ट, एलिनेशन ऑफ मीनिंग। एलिनेशन ऑफ मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिविज्म सिर्फ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना पर फोकस कर रहा है, डीपर मीनिंग्स या एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को इग्नोर करता है। पॉजिटिविज्म सोसाइटी के मॉरल, फिलोसफिकल और ह्यूमन मोटिवेशंस को समझने में फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ इस बात को ऑब्जर्व करते हो कि लोग टेम्पल्स विजिट कर रहे हैं लेकिन उनका इनर स्पिरिचुअल कनेक्शन को नहीं समझ रहे हो, तो बस आप सिर्फ सरफेस चीजें पढ़ रहे हो। आप देख रहे हो कि टेम्पल जा रहा है, हो सकता है वो टेम्पल चोरी करने जा रहा हो सकता है वो टेम्पल प्रे करने जा रहा हो। तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप एक सरफेस चीजें देख रहे हो। तो एलिमिनेशन ऑफ मीनिंग, डीपर मीनिंग एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहा है, मॉरल, फिलोसफिकल, ह्यूमन मोटिवेशन को समझने में फेल हो जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब इसको भी याद करने का एक निमोनिक है, रिकैप सिंस। अब जिनको निमोनिक से याद होता है वो निमोनिक याद कर लो, और जिनको नहीं होता है वो जनरली याद कर लो। ठीक है, मैं दे देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। मेरा काम है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को याद हो जाए बस, तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। आर से है रिडक्शनिज्म, ई से है एथिकल कंसर्न्स, सी से है कॉन्टेक्चुअल ब्लाइंडनेस, ए से है एलिमिनेशन ऑफ मीनिंग्स, पी से है पावर डायनामिक्स, इग्नोर्ड। ठीक है, इग्नोर्ड, ये याद रखना है। फिर एस से है स्टैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी, आई से है इग्नोर्स सब्जेक्टिविटी, एन से है नेग्लेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव इंसाइट्स, एस से है सिंपलिस्टिक कॉज इफेक्ट। अब मान लो इस निमोनिक में दो चीजें डायरेक्ट नहीं है, एक तो आपका ये आई वाला पॉइंट इग्नोर सब्जेक्टिविटी, और एक आपका ये एन वाला नेग्लेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव इंसाइट्स, और एक आपका इग्नोर्स सब्जेक्टिविटी वाला पॉइंट। लेकिन बाकी सब तो डायरेक्ट है, रिडक्शनिज्म, एथिकल कंसर्न, कॉन्टेक्चुअल ब्लाइंडनेस, एलिमिनेशन ऑफ मीनिंग, पावर डायनामिक्स, इग्नोर्ड स्टैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी, सिंपलिस्टिक कॉज इफेक्ट, ये तो डायरेक्ट है। तो अगर ये भूल भी जाओ तो ये तो याद रहेगा ना। सॉरी, ये अगर आप भूल भी जाओ तो बाकी तो पॉइंट्स याद रहेंगे ना, सब तो हमको वैसे भी नहीं लिखने हैं। चलो अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म बाय थिंकर्स थ्रू वेरियस अप्रोचेस। ये हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो अभी मैं इसको आपको सिंपल वे में इसको समझाऊंगी, नहीं समझ आया तो चिंता मत करना, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में करेंगे। तो पहला है इंटरप्रिटेटिव स्कूल। इसमें मैक्स वेबर और विल्हेम डिल्थे आते हैं। इंटरप्रिटेटिव स्कूल का फोकस होता है ऑन स्टडिंग सोशल एक्शंस एंड इंटेंट बिहाइंड दिस एक्शंस। पॉजिटिविज्म किसकी बात कर रहा था? डाटा, एम्पिरिकल एविडेंस, फैक्ट्स, और यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं? एक्शंस, इंटेंट बिहाइंड दिस एक्शंस। तो इंटरप्रेटिव स्कूल का कहना है कि नेचुरल साइंस जैसे मेथड्स ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए यूज नहीं किए जा सकते। इंसान के एक्शन के पीछे के मीनिंग्स और उनकी वैल्यूज को समझना जरूरी है जो आप ऑब्जर्व
कर ही नहीं सकते। अगर कोई इंसान मंदिर, वही सेम एग्जांपल है, अगर कोई इंसान मंदिर प्रे करता है तो उसके एक्शन से आपको दिख तो जाएगा, आप ऑब्जर्व तो कर लोगे कि प्रे कर रहा है। लेकिन इंटरप्रिटेटिव स्कूल पूछता है कि उस इंसान की नीयत क्या थी। वो शायद मन की शांति के लिए प्रे कर रहा है, या शायद वो अपने परिवार के लिए दुआ कर रहा है, या वो भगवान से किसी और को मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो इंटेंट की बात करते हैं। अगर आप पॉजिटिविस्ट अप्रोच रखोगे तो आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करोगे कि प्रे करने मंदिर जा रहा है, लेकिन वो प्रे में कर क्या रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसको जानना जरूरी है। ठीक है। तो और दूसरा एग्जाम्पल, अगर एक टीचर स्टूडेंट को डांटता है तो उस एक्शन से हमें सिर्फ ये समझ आ रहा है कि टीचर डांट रहा है, लेकिन शायद वो टीचर उस स्टूडेंट की भलाई चाहता हो, उसको चाहता हो कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, इसलिए उसे डांट रहा हो। तो एक्शन क्या है, डांट रहा है। उसके पीछे का इंटेंट समझना है कि क्यों डांट रहा है। एक्शन क्या है, प्रे कर रहा है। जो पॉजिटिविज्म में हम सिर्फ देख सकते हैं कि प्रे कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन नीयत क्या है उसके प्रे करने के पीछे, मांग क्या रहा है, इंटेंट जानना है। ये इंटरप्रिटेटिव स्कूल कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स पे। ये हम डिटेल में करेंगे, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ उसमें। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट चैप्टर इसी पे ही है, उसमें हम अच्छे से देखेंगे। पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स, माइकल फोकल्ट एंड जैक्स डेरिडा। फोकल्ट ने कहा कि इंसान कोई मशीन नहीं है जो सिर्फ साइंटिफिक तरीके से समझा जा सके। हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं जो मैकेनिकल प्रोसेस से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। डेरिडा कहते हैं कि लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करती है, जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कैपेबिलिटीज होती हैं, इनको समझना जरूरी है। हम मशीन नहीं है, या हमको मैकेनिकल प्रोसेस से नहीं समझा जा सकता। देरिडा कह रहे हैं कि लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और हम रियलिटी को इस लैंग्वेज से हम रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकाल्ट कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को सिर्फ ऑब्जर्वेबल डाटा से नहीं समझा जा सकता, और डेरिडा कहते हैं लैंग्वेज के लेयर्स और मीनिंग्स को हाईलाइट करते हैं। तो डेरिडा क्या लैंग्वेज के लेयर्स और मीनिंग्स को हाईलाइट कर रहे हैं, जो पॉजिटिविज्म ओवरलुक करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लैंग्वेज वाला समझना है तो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर तुम किसी वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करो, जैसे फ्रीडम, तो हर इंसान का फ्रीडम की डेफिनेशन अलग अलग होती है। उस वर्ड्स के लेयर को समझना देरिडा का पॉइंट है, जो पॉजिटिविज्म ओवरलुक कर रहा है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट, फिनोमेनोलॉजिस्ट पीटर बर्जर और ऑल्फ्रेड शूट्स आते हैं। इनका कहना है कि रियलिटी एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सब अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, डिसमेंटल करते हैं, और फिर से रीमेक करते हैं। पॉजिटिविज्म बस, अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करें तो वो सिर्फ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करता है, जो एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में हर मेंबर अपने रिलेशन को अलग अलग तरीके से समझता है, तो रियलिटी कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बेटी अपने फादर को स्ट्रिक्ट समझती है, जबकि फादर अपने आप को बेटी के लिए केयरिंग मानते हो, इसलिए वो उसे डांट रहे हो। तो एक रियलिटी हम सब क्रिएट करते हैं, डिसमेंटल करते हैं और फिर से रीमेक करते हैं, और पॉजिटिविज्म सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, इन सब पर फोकस कर रहा है। तो ये चीजें हैं। तो पॉजिटिविज्म, तो फेनोमेनोलॉजिस्ट कहते हैं कि रियलिटी को समझने के लिए हमारी परसेप्शंस और मीनिंग्स जरूरी है, उनको जानना जरूरी है। डिटेल में देखेंगे अगर नहीं समझ आ रहा है तो। फिर एथनो मेथोडोलॉजिस्ट, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देंगे हेरोल्ड, सॉरी, गारफिंकल का। ये कहते हैं कि पॉजिटिविज्म ओवरलुक्स social and cultural intricacies.
ये जो सोशल और कल्चरल इंटीग्रेसीज हैं, ये हाईलाइट करते हैं हाउ पीपल क्रिएट सोशल ऑर्डर थ्रू एवरीडे इंटरैक्शन। तो ये एवरीडे इंटरैक्शन की बात करते हैं। गारफिंकल का कहना था कि इंसान अपनी जिंदगी के हर रोज के इंटरैक्शन के जरिए एक सोशल ऑर्डर बनाते हैं। हम अपनी सोसाइटी को अपनी छोटे छोटे एक्शंस के जरिए ऑर्गेनाइज करते हैं, जो पॉजिटिविज्म कभी कैप्चर नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दोस्तों के साथ जो तुम्हारा रोज का मजाक मस्ती होता है, उससे तुम अपने रिलेशनशिप का एक पर्टिकुलर कल्चर बना रहे हो। जब तुम शॉपिंग करते हो, तुम्हारी बार्गेनिंग की तरीके से तुम अपने सोशल स्किल्स का यूज कर रहे हो और एक ऑर्डर बना रहे हो। तो पॉजिटिविज्म इंसान के एवरीडे एक्शन और कल्चरल इंटीग्रेसीज को इग्नोर करता है, जबकि एथनो मेथोडोलॉजीज उनको फोकस करता है। तो यहाँ पर हम इनका, जब हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, तो इनका ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स, इन सब के बारे में देखेंगे। अब जिनको नहीं समझ आया, फटाफट देख लो। पॉजिटिविस्ट या पॉजिटिविज्म कहता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे, रिलीजन, कास्ट, क्लास, स्टेट, और जो भी आप ऐड करना चाहें, गवर्नमेंट तो सेम ही हो गया। चलो, ये अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करते हैं। जो इंटरप्रिटेटिव स्कूल है वेबर का, दिल्थे का, ये कहते हैं, चलो मान लिया स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, बट दे आर प्रोडक्ट ऑफ एक्शन ड्रिवन बाय मीनिंग्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं फिनोमेनोलॉजी की, तो ये कहते हैं ये स्ट्रक्चर्स है ही नहीं, स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं है। इंडिविजुअल क्रिएट मीनिंग बाय टाइपिफिकेशंस एंड कॉमन सेंसिकल नॉलेज, जिससे एक ऑर्डर बनता है। फिर एथनो मेथोडोलॉजी आती है, वो भी कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स नाम की कोई चीज नहीं होती। इंडिविजुअल्स आर एंगेज इन क्रिएटिंग मीनिंग, और ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री मेथड, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे सोसाइटी में ऑर्डर है। तो हम इनको अच्छे से करेंगे जब हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा है समझ, तो मत, इतना दिमाग पे जोर मत डालना। बस इतना समझ लो कि पॉजिटिविज्म स्ट्रक्चर्स को कह रहा है कि स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर से ह्यूमन बिहेवियर गाइडेड होता है। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है। इंटरप्रेटेटिव कह रहा है मान लो, मान लिया चलो स्ट्रक्चर है, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट बट दे आर प्रोडक्ट ऑफ एक्शन ड्रिवन बाय मीनिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर फिनोमिनोलॉजी आता है और एथनोमेटोलॉजी। ये तो कहते हैं स्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई सोशल स्ट्रक्चर पे ये फोकस ही नहीं कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल्स पे फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे हैं। तो इनका मेन थीम इंडिविजुअल है, पॉजिटिविज्म का मेन थीम सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है। और वेबर, ये तो हमेशा एक ब्रिजर की तरह काम करता है। जब माइक्रो मैक्रो में देखा तो भी ब्रिजर का काम था, और यहाँ पर भी पॉजिटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म के बीच में ये ब्रिजर का काम करते हैं, इसलिए हम इसको नॉन पॉजिटिविज्म कहते हैं। ये कहते हैं स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका भी उनका एक अलग परसेप्शन है देखने का। तो हम डिटेल में करेंगे। फिर मिडल रेंज थ्योरी। तो मिडल रेंज थ्योरीज में हमने आर के मर्टन देखा। आर्किमर्टन भी एक तरीके से पॉजिटिविज्म की ग्रैंड थ्योरीज, जब पॉजिटिविस्ट लोग, जो पॉजिटिविस्ट फिलोसफर्स होते हैं या थिंकर्स होते हैं, वो ग्रैंड थ्योरीज बनाते हैं, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये थ्योरीज कहते हैं कि ग्रैंड थ्योरीज जैसे पॉजिटिविज्म बड़े पैटर्न को एक्सप्लेन तो कर लेती है, लेकिन वो माइक्रो लेवल इंटरैक्शंस को समझने में फेल हो जाती है। इन्होंने कहा कि मैक्रो और माइक्रो दोनों को मिला के समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड थ्योरी से हमें कैपिटलिज्म के इम्पैक्ट्स तो समझ आते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल का पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे स्ट्रगल, सक्सेस, ये समझ नहीं आता, और ये हमें इसको समझने के लिए माइक्रो लेवल स्टडी करनी पड़ेगी।
तो ये मिडिल रेंज थ्योरी की बात करते हैं। तो पॉजिटिविज्म बड़े पैटर्न को देखता है लेकिन छोटे छोटे ह्यूमन इंटरेक्शंस को नहीं समझ पाता, जिसे जिसे मिडिल रेंज थ्योरिस्ट जरूरी समझते हैं। तो मिडिल रेंज थ्योरिस्ट की स्टडी को भी एक ब्रिजर की तरह देखा गया है, जो ग्रैंड थ्योरी और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बीच के गैप को फिल करता है। फिर सिंगल वर्सेस डबल हर्मेनोटिक्स, ये है एंथनी गिनिस का। तो एंथनी गिनिस कहते हैं कि सोशियोलॉजी को डबल हर्मेनोटिक्स के जरिए समझने की जरूरत है। सिंगल हर्मेनोटिक्स में सिर्फ डाटा इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे पॉजिटिविज्म करता है, इसमें सिर्फ डाटा को इंटरप्रेट किया जाएगा। लेकिन डबल हर्मेनेटिक्स में क्या होगा? डबल हर्मेनेटिक्स का मतलब है लोग अपने एक्शंस को कैसे समझते हैं और फिर हम उनके समझ को कैसे समझते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। लोग अपने एक्शंस को कैसे समझते हैं और फिर हम उनके समझ को कैसे समझते हैं, वो डबल हर्मेनेटिक्स देखते हैं। मतलब इंसान समझ समझ कर अपना बिहेवियर बदल सकता है और ये रिफ्लेक्सिव नेचर पॉजिटिविज्म से छूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे सती था, पर्दा सिस्टम था, आज नहीं है। तो ह्यूमन रिफ्लेक्सिव बीइंग है, समाज इवॉल्व होता रहता है और उसी तरीके से इंसान भी इवॉल्व होता रहता है। एक आदमी अपने बिहेवियर को सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बदलता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव बीइंग, और ये रिफ्लेक्सिव नेचर पॉजिटिविज्म से छूट जाता है। तो जब एक इंसान को पता चलता है कि उसके एक्शन सोसाइटी में कैसे परसीव हो रहे हैं, तो वो अपना बिहेवियर उसी हिसाब से चेंज कर लेता है। जैसे अगर एक लीडर को लगता है कि लोग उसे अथॉरिटेटिव समझ रहे हैं, तो वो अपना स्टाइल थोड़ा सॉफ्ट कर लेगा। जब एक ग्रुप अपने कल्चरल वैल्यूज को समझता है, तो वो अपनी प्रैक्टिसेस को भी इवॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, सती और पर्दा सिस्टम में हमने देखा, एक कम्युनिटी में पुराने जमाने के रिचुअल्स को छोड़कर नए ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है। तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव बीइंग। तो एंथनी गिदन्स कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड एक जगनॉट है, एक जगनॉट है, मतलब एक अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फोर्स है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, और इंसान उसको समझने और एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं और खुद की समझ को भी इवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉल फेराबेंट, ये एंटी मेथोडोलॉजी। फेराबेंट ने कहा कि साइंस या नॉलेज को समझने के लिए एक रिजिड मेथोडोलॉजी को फॉलो करना जरूरी नहीं है। उनका फेमस कोट है, एनीथिंग गोस। इसका मतलब है कि किसी भी तरह के मेथड्स या अप्रोच को यूज किया जा सकता है, क्योंकि हर मेथड का अपना सिग्निफिकेंस है। हर मेथड का अपना सिग्निफिकेंस है। सब कुछ सिर्फ डाटा और थ्योरीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल मेथड की बात करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी भी जरूरी है। तो ये कुछ की पॉइंट्स देते हैं। पहला है वॉयलेशन ऑफ रिजिड रूल्स इन मेथड। फेरेबेंट कहते हैं कि साइंस की दुनिया में कभी-कभी रिजिड रूल्स और मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी और इनोवेशन को देना चाहिए। अगर हम सिर्फ एक मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो हम कई बार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मिस कर देते हैं। दूसरा ये कहते हैं डाइवर्स अप्रोचेस को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर सिचुएशन के लिए अलग-अलग अप्रोचेस को अडॉप्ट करना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग मेथड्स ही काम करते हैं। तो ये चीज है। फिर बस खत्म होने वाला है। तो टेंशन मत लो, मुझे पता है ज्यादा है, लेकिन समझो सब। कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, इतना तो करना पड़ेगा। तो मैक्स हॉकाइमर, ये क्रिटिकल स्कूल से है। ये क्रिटिकल स्कूल वगैरह क्या है, ये मैं कल बताऊंगी। ठीक है। तो इनका कहना था कि अगर हम सिर्फ पॉजिटिविज्म पे फोकस करते हैं, तो एक तरह का ऑब्जेक्टिव एनार्किज्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती अगर हम सिर्फ साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है।
तो ये क्रिटिसाइज करते हैं पॉजिटिविज्म को क्योंकि वो इंसान की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पाता। इंसान सिर्फ मशीन की तरह बिहेव नहीं करता, उस उनको इमोशनल उनका इमोशनल और कल्चरल एस्पेक्ट्स भी होता है। हॉकाइमर को लगता है कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग मैकेनिकल बनते जा रहे हैं, जिससे ह्यूमन नेचर एक पैसिव बनता जा रहा है। पैसिव एंगेजमेंट रहती है, एक्टिव एंगेजमेंट नहीं रहती। तो ये है। फिर अडोर्नो अडोर्नो भी क्रिटिकल थ्योरी देते हैं। अडोर्नो ने कहा कि साइंस जो पहले ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल हुआ करती थी, अब वो पावर स्ट्रक्चर्स का टूल बन गई है। मतलब साइंटिफिक रिसर्च को गवर्नमेंट्स अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज कर रही है। जैसे मिलिट्री रिसर्च का यूज वेपन्स बनाने में होता है, जो कि इंसानियत के अगेंस्ट हो सकता है। तो जो साइंस थी वो पहले ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल थी, लेकिन अब उस साइंस को पावर स्ट्रक्चर्स जो है पावर स्ट्रक्चर्स उसको पावर स्ट्रक्चर्स का वो टूल बन गई है। तो उन्होंने नेगेटिव डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि सिर्फ पॉजिटिविज्म पे ज्यादा फोकस करने से नॉलेज रिग्रेस हो जाता है, तो नेगेटिव डायलेक्टिक्स भी होना चाहिए। अडॉर्नो कहते हैं कि पॉजिटिविज्म का ऑब्जेक्टिविटी का क्लेम भी सब्जेक्टिव है, क्योंकि साइंस भी स्टेट पावर का एक टूल बन गया है। उसने सब्जेक्टिविटी और थ्योरेटिकल थिंकिंग को जरूरी बताया, जो पॉजिटिविज्म डिसमिस करता है। फिर आता है पीटर बर्जर, ये लास्ट है। पीटर बर्जर का एक वर्क है, सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। ये कहते हैं कि सोसाइटी एक पपेट थिएटर नहीं है। सोसाइटी एक पपेट थिएटर नहीं है जिसमें इंसान सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस का रिएक्शन देता है, बल्कि लोग यहाँ पर एक्टिवली मीनिंग्स क्रिएट करते हैं थ्रू इंटरैक्शंस। जब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, तो तुम्हारा मजाक और कन्वर्सेशन एक सोशल रियलिटी बनाता है। तुम लोग एक तरह का माइक्रो कल्चर बना रहे हो, जो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से डिफाइन नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी एक पपेट थिएटर नहीं है जो सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस से का रिएक्शन देती है। यहाँ पर लोग एक्टिवली एंगेज्ड हैं, एक्टिवली अपने मीनिंग्स को क्रिएट करते हैं, और ये मीनिंग्स वो इंटरैक्शंस के थ्रू बना रहे हैं। तो पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज किया उन्होंने, क्योंकि इंसान को पैसिव आइडेंटिटी के रूप में पॉजिटिविज्म देखता है। बर्जर कहते हैं कि लोग एक्टिवली सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और पॉजिटिविज्म इसी एस्पेक्ट को ओवरलुक करता है। तो अगर हम कंक्लूजन में देखें, तो पॉजिटिविज्म का मतलब है कि हम सोशल बिहेवियर को ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल डाटा के जरिए समझें। ये एक वैल्यूएबल टूल है, मानते हैं, लेकिन ये इंसान के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और उनके एक्शंस के मीनिंग को ओवरलुक करता है, जो आज के कॉम्प्लेक्स सोशल लैंडस्केप में, जहां आइडेंटिटी, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां काम नहीं आता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? मैंने कहा है हमेशा कंक्लूजन एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करो। पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज नहीं करना है कि हाँ ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो ये करता ही नहीं है, इसलिए पॉजिटिविज्म यूज ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी भी जरूरी है, लेकिन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और एक्शंस के पीछे के मीनिंग को जानना भी जरूरी है। तो हमें क्वालिटेटिव मेथड्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को कैप्चर कर सके। इस तरह से सोशियोलॉजी को, सोशल डायनामिक्स को समझने का एक रिचर पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच ये इंटीग्रेटेड अप्रोच आज की डाइवर्स सोसाइटी में ज्यादा रेलेवेंट है, जहां अलग अलग वॉइसेस और एक्सपीरियंसेस हैं। इसे रिसर्चर्स कंटेम्पररी सोशल इश्यूज को ज्यादा इफेक्टिवली और होलिस्टिकली एड्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए, पॉजिटिव नोट में, एक न्यूट्रल नोट में। फिर ये पीडीएफ है,
तो हमने देख लिया कि पॉजिटिविज्म क्या होता है। कि अजम्पशंस मैं बोलूंगी बिल्कुल रट जाना, ये अच्छे से रट जाना। सेंट्रल फीचर्स याद भले ही ना करो लेकिन समझ लेना। अगर लिखने का आएगा 10 मार्कर्स को की अजम्पशंस लिखना, ठीक है। और अगर 20 मार्कर्स में आता है, 4 पेजेस होंगे आप पे, तो आप सेंट्रल फीचर्स भी लिख सकते हैं और की अजम्पशंस को आप इस तरीके से डायग्रामेटिक व्यू में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल फीचर्स हमने देखे। उसके बाद हमने थिंकर्स एंड व्यूज ऑन पॉजिटिविज्म में अगस्त कॉम्ट को अच्छे से समझा, सेंट साइमन को, हर्बर्ट स्पेंसर को, इमाइल डर्कहाइम को, रॉबर्ट मोर्टन को, कार्ल मार्क्स को, ठीक। अब मेरा ये है कि पीडीएफ में अगर जो कुछ भी है मैं वर्ड टू वर्ड हर चीज समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ में कुछ और दे दिया, पीडीएफ में तो मैं अपना 100% दे रही हूँ और समझाने में मैं सिर्फ 10-15% दे रही हूँ। मेरे केस में ऐसा नहीं होगा, तभी मेरी वीडियोस आने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं क्वालिटी प्रेफर करती हूँ। नहीं तो अगर 10 मिनट समझाना है ना, तो मैं रोज 2-3 वीडियो डाल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा क्या है कि प्रॉपर हर एक वर्ड जो मैं पीडीएफ में दे रही हूँ ना, ऑब्जेक्टिविटी, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हर चीज मेरे बच्चों को समझ आनी चाहिए। फिर जनरल क्रिटिसिज्म देखे हमने, कोई भी 2-3 पॉइंट्स इसमें से याद कर लेना। क्रिटिसिज्म में कोई भी 3-4 आप याद कर लेना, ठीक है। और स्पेस के अकॉर्डिंग आप लिख लेना। कंक्लूजन आपका पॉजिटिविस्ट एकदम, सॉरी, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिविज्म पढ़ाते पढ़ाते वो पॉजिटिविस्ट ही निकल रहा है, तो पॉजिटिव नोट पे खत्म होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। वो भी मैं आपको बना बनाया दे रही हूँ, अब इसको छोटा करके लिखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं माइंड मैप पे। तो पॉजिटिविज्म क्या होता है हमने डेफिनेशन देखी, साइंटिफिक मेथड अप्लाइड टू स्टडी सोसाइटी। फाउंडर कौन है, अगस्त कॉम्ट। की एजम्पशन क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, को रिलेशन बनाता है, लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ड्रावन डाटा ड्रिवन हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करता है। सेंट्रल फीचर्स में हमने देखा ऑर्डरली सोसाइटी, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, साइंटिफिक मेथड, प्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर, social change, universality, value neutrality, factual focus, external realities, objective and bias free research. This is value neutrality. With thinkers and their views हमने देखा कि अगस्त कॉम 3 stages ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट बताते हैं, जिसमें लास्ट स्टेज वो साइंटिफिक स्टेज बताते हैं, ठीक है। तो पहली क्या है, थियोलॉजिकल, दूसरी मेटाफिजिकल, लास्ट इज साइंटिस्ट स्टेज। तो ये पॉजिटिव स्टेज। फिर सेंट साइमन सोशियोलॉजी को सोशल फिजियोलॉजी कहते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हर्बर्ट स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं। एमाइल डर्कहाइम सोशल फैक्ट्स, इंपिरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी करते हैं, अपनी सोसाइटी की स्टडी पे वो एकदम इंपिरिकली उसको पढ़ते हैं। रॉबर्ट मोर्टन रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी देते हैं, जब वो अमेरिकन सोल्जर्स को पढ़ते हैं तो वहां पर वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच का फॉलो कर रहे हैं, और ये मिडिल रेंज थ्योरीज भी दे रहे हैं और पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। ये खुद पॉजिटिविस्ट हैं, लेकिन पॉजिटिविज्म को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस बेसिस पे कि वो बहुत ग्रैंड थ्योरीज बनाता है और सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करता है। ये एडवोकेट करते हैं मिडिल रेंज थ्योरीज, जो स्पेसिफिक इवेंट्स को पढ़े, लेकिन पॉजिटिविस्ट अप्रोच से पढ़े, साइंटिफिक मेथड से पढ़े और फिर उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। कार्ल मार्क्स positivist when analyzing capitalism through data, non-positivist when advocating revolution. So when you will write about the positivism, you will mention about Karl Marx और उसकी कैपिटलिज्म थ्योरी में वो डाटा का यूज कर रहे हैं, आपको मेंशन करना है। पार्टली तो पॉजिटिविस्ट है ना, डालना है। फिर उसके बाद जनरल क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो रिडक्शनिज्म, क्योंकि ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देता है कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना का, सिंपल कॉज इफेक्ट रिलेशन बता देता है और जो फैक्टर्स हैं सोसाइटल फैक्टर्स उसको नहीं बताता। नेग्लेक्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी, ओवर एम्फसाइजेस ऑन क्वांटिफिकेशन, कॉन्टेक्चुअल ब्लाइंडनेस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये सब इग्नोर करता है। इनएबिलिटी टू एड्रेस पावर डायनामिक्स, पावर स्ट्रक्चर्स को इग्नोर करता है। एथिकल कंसर्न्स, जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं बिना उनसे परमिशन लिए, तो उनकी राइट टू प्रिवेसी को हम वायलेट कर रहे हैं, दिस इज द एथिकल कंसर्न। स्टैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी, एलिनिएशन ऑफ मीनिंग, डिसरिगार्ड्स डीपर सोशल मीनिंग्स। फिर क्रिटिसिज्म बाय थिंकर्स एंड स्कूल्स, ये मैंने अच्छे से डिटेल में आपको करा दिया है। थोड़ा बहुत भी अगर समझ आया तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम ये मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स देखेंगे, इसको डिटेल में करेंगे, तब आपको अच्छे से समझना है। फिर कंक्लूजन हमें पॉजिटिव नोट में देना है। पॉजिटिविज्म offers valuable tools for objective analysis but misses subjective human experience. That's why we need a balanced approach integrating qualitative method. By integrating qualitative method to understand model social dynamics. This is the balanced approach to conclude your conclusion.
ठीक है, टू कंक्लूड योर आंसर। तो आज के लिए इतना ही। बाय, ऑल द बेस्ट।